हौसले उन्हीं के टूटे हैं जिनके इरादे मजबूत ना हो, वरना जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर उगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को हौसला तोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अपना इरादा मजबूत रखें। अगर आपके इरादे ऐसे छोटी मोटी समस्याओं से डोलते रहे तो फिर यहाँ पर हम एक रास्ते पर नहीं बढ़ पाएंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, जिसमें आज मैं लेने वाला हूँ एक नया टॉपिक, और टॉपिक है विद्यार्थियों यहाँ पर सम्मिश्र संख्याएं। क्लियर? 33 वाला लेक्चर है आज होने जा रहा है अपना, और 33 वाले लेक्चर में सम्मिश्र संख्या का पहला लेक्चर है। बिल्कुल इसको बेसिक फंडामेंटल से समझेंगे, देन इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे, और इस पर बेस्ड जो जितनी भी ट्रिक्स है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत अच्छे ढंग से। क्या है देखो, स्टार्टिंग काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? देखो, हमने शुरुआत जब की थी तो संख्याएं भी हमने पढ़ी थी। संख्याएं, नेचुरल नंबर, ये हमने पढ़ा था। सेट्स, समुच्चय जो हमने पढ़े थे ना, उसमें अब नहीं था टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और रियल, ये हमने पार्ट पढ़ा था। सबसे बड़ी संख्या जो है वो आर मानी गई है। अब एक और पार्ट इसमें जुड़ जाता है और वो है इमेजिनरी। क्लियर? तो इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या? देखो अच्छा स्टूडेंट, यहां पर एक बात बताओ, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। आज तक कभी नेगेटिव आया क्या? नहीं आया ना, क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं का वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं भी होती है जिनका वर्ग करने पर भी माइनस का चिन्ह आता है, तो उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या बोला जाता है। तो काल्पनिक संख्याएं क्या है? जिनका वर्ग करने पर भी नेगेटिव आता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्लियर? और इसका एक नोटेशन फिक्स किया गया है काल्पनिक संख्याओं का, और वो नोटेशन क्या है? रूट में अगर माइनस का चिन्ह है ना, अगर रूट में माइनस का चिन्ह है तो उसको क्या लिखा जाता है? आयोटा। क्या लिखा जाता है? उसको आयोटा लिखा जाता है। क्या है ये आयोटा? आयोटा की जो पावर है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। ये आयोटा अंडर रूट -1 को क्या माना जाता है? आयोटा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं तो आयोटा की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। या फिर यूं कहो कि अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आयोटा क्यूब बराबर माइनस के आयोटा। तो आप लोग याद रखेंगे, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 होता है। क्लियर? आयोटा से रिलेटेड पावर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी फेमस है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आ जाते हैं सम्मिश्र संख्या, जो अपने चैप्टर का नाम है। देखो यहाँ पर रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। क्लियर? अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर अलग है, इमेजिनरी नंबर अलग है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, तो संख्या बन जाती है सम्मिश्र संख्या, जो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? रियल नंबर तो है, वो तो वास्तविक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर अगर मान लो कंप्लीट बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि रियल वाला पार्ट भी आ जाता है, इमेजिनरी भी आ जाता है, तो सम्मिश्र संख्याएं जेड बराबर, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? देखो, जब भी मैं आप लोगों को ये कहूं कि सम्मिश्र संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स इज ए रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखो, वास्तविक भाग क्या है जेड का? एक्स है। काल्पनिक भाग क्या है? आयोटा वाई कहते हो आप। आयोटा वाई नहीं है, वाई है। काल्पनिक भाग क्या है? यहाँ पर वाई है ओनली। ध्यान रहे, इसमें ही कंफ्यूज कर देते हैं। ऑप्शन दे दिया जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसका काल्पनिक भाग क्या है? आप क्या लिख रहे हो? आयोटा अंडर रूट 3, आयोटा अंडर रूट 3। अरे भाई, आयोटा अंडर रूट 3 कैसे? ओनली अंडर रूट 3। आयोटा का जो मल्टीपल होता है ना, वो इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? इस बात का ध्यान रखें आप। मापांक की मैं बात कर लेता हूं, मॉड्यूलस क्या होता है? देखो, मॉड्यूलस होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। ये अपने एक्सेस हो गए, ये संख्या है अपने 1 प्लस आयोटा अंडर रूट, ये संख्या है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसको कार्तीय रूप में लिखूं, जो मैं आगे चर्चा कर रहा हूं, वैसे सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप क्रमित युग्म। क्लियर? इसमें अभी x प्लस आयोटा वाई को x कोमा वाई लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। इससे पहले मापांक जो है ना, ये वास्तव में है क्या, तो आप लोग देखें, जेड बराबर ये संख्या है, यहां पर क्या है? मूल बिंदु है। अगर मान लो इस बिंदु की
और इस बिंदु की दूरी निकाली जाए, ओ बिंदु ये है और ये ए बिंदु है, जो इसी का क्रमित युग्म का रूप है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इनके बीच की दूरी निकालो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3, क्या आ जाएगा अपने 2 आ जाएगा। ये OA दूरी कितनी आई अपने 2 आई। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, ये जेड है तो जेड का देखिए एक बार मापांक निकालो कितना आता है, 1 प्लस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कितना आया 2 आया। वास्तव में मापांक होता क्या है, उस सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, उस सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। अभी मैं इसी पॉइंट पर हूं, लेकिन मैं कोणांक भी यही बताना चाहता हूं। कोणांक क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को यह कहूं कि आपके पास OA एक रेखा है, ध्यान से सुनना, OA एक रेखा है। जब मैं OA के बारे में बात करता हूं ना तो आप इसको देखना, इस बिंदु को। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि OA रेखा का ढाल निकालो, कैसे निकालोगे भाई, y2 माइनस y1 बटेवा x2 माइनस x1। क्लियर। तो y2 माइनस y1 √3 माइनस 0 और 1 माइनस 0, कितना आ गया ढाल, m बराबर आ गया अपने √3। m बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया √3, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, π/3 आ गया। यानी OA रेखा का ढाल क्या हो गया, झुकाव कोण कितना आ गया π/3। झुकाव कहां से नापा जाता है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से, ये एंगल कितना आ गया π/3 हो गया। इसी को क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। क्लियर कर लेना यहां पर अपने दिमाग में कि मापांक क्या है, वास्तव में उस सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी है। कोणांक क्या है, उस संख्या, उस रेखा को, उस संख्या को जब मूल बिंदु से मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है OA, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना प्लस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, इसको हम क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट कोणांक के बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा, मैं मापांक पर था। क्लियर। और आप चाहें तो ये वाला डायग्राम जरूर बना लें, वो √x² प्लस y², ऐसे करके आप बना सकते हैं। अंडर में ये जेड है अपने पास, x प्लस आयोटा y, इसका मतलब ये हो जाएगा x, y, और ये अपने 0 0 है, तो ये जो दूरी है ना ये हो जाएगी अपने x² प्लस y²। क्लियर। तो ये मापांक हो गया। अब मैं बात करता हूं संयुग्मी संख्या क्या होती है, संयुग्मी संख्या की मैं बात कर रहा हूं। संयुग्मी संख्या की अगर मैं बात करूं, जैसे z बराबर लिखा हुआ है अपने पास 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा यहां पर होगा, मान लो ये z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ऑब्वियसली x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है ना, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यही होगा। अच्छा सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी संख्या क्या होगी, z बराबर 1 माइनस आयोटा। संयुग्मी संख्या क्या होती है, अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी है z x प्लस आयोटा y, अगर सम्मिश्र संख्या है z प्लस x आयोटा y, तो उसकी संयुग्मी संख्या को z बार से लिखा जाता है, और z बार होती क्या है, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, यानी आयोटा का चिन्ह बदलना होता है केवल। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है 1 प्लस आयोटा, तो इसकी संयुग्मी संख्या क्या होगी, z बार 1 माइनस आयोटा। वास्तव में संयुग्मी संख्या क्या होती है, उसका प्रतिबिंब होती है। संयुग्मी संख्या इसका क्या होती है, प्रतिबिंब हो सकती है, होती है। देख सकते हो आप, ये 1 1 है, और अगर x x जो है इसका मिरर है तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया 1, -1, क्योंकि इस चतुर्थांश में x तो पॉजिटिव होगा, y तो नेगेटिव होगा। अगर मान लो यहां पर कोई संख्या है z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, तो इसका मिरर जो है ना, इसकी संयुग्मी संख्या इधर होगी, और ऑब्वियसली देखो ना -1 माइनस आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट की तो है, तो सम्मिश्र संख्या जो है ये इसका जो संयुग्मी होता है ना, ये इसका मिरर होता है। पढ़ना अपनी जगह है, उसका डीपली मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में आपने जो पढ़ा है ना उसको फील कर पा रहे हो क्या है क्या, क्योंकि ऐसे फील करते करते कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो है ना, उनका इमेजिनेशन जो है बहुत तगड़ा हो जाता है अपना। क्लियर। तो मापांक हो गया, संयुग्मी हो गया, क्रमित युग्म का बता ही दिया मैंने, z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो x, y के रूप में लिखोगे, x, आयोटा y नहीं लिखोगे। गलती क्या करते हो आप, x भी ले लेते हो, प्लस को हटा देते हो, बस x, आयोटा y लिख देते हो। आयोटा क्यों भी, यहां पर x, y लिखा जाता है, x, ओनली y। क्लियर। रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। ये क्रमित युग्म है। इसकी क्रमित युग्म की जरूरत कहां पड़ती है, हम किसी भी संख्या को
अगर मान लो क्रमित युग्म में निर्देशांक रूप में लिख देते हैं तो उस निर्देशांक को आसानी से पकड़ लेते हैं कि कौन से चतुर्थांश का होगा। क्लियर। प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है? जेड इनवर्स बराबर 1/z। किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर प्रतिलोम निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जेड इनवर्स बराबर 1/z। आगे बात समझ में। अब स्टूडेंट यहां पर मैं बात करता हूं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। देखो स्टूडेंट यहां पर ध्रुवीय निरूपण क्या होता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण होता क्या? देखो एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसको बोला जाता है कार्तीय पद्धति, जिसको x, y में पढ़ते हैं हम। एक होती है अपने ध्रुवीय पद्धति, ध्रुवीय पद्धति, ध्रुवीय पद्धति को r, थीटा में लिखा जाता है, इसको x, y में लिखा जाता है। क्लियर। मैं बात करूंगा एक संख्या की जो है मेरे लिए z बराबर 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 1 हो गई। ये क्या हो गई? 1 1। 1 1 का मतलब आप क्या समझोगे कि x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो ये 1 1 हो जाएगी। क्लियर। अब इसी सम्मिश्र संख्या को मैं ऐसे लिखूंगा थोड़ी देर में, z बराबर √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, आयोटा साइन π/4। कैसे आई? इस समस्या को मत जानो आप, मैं सिखा दूंगा सब अभी। ध्रुवीय रूप क्या होता है, कार्तीय पद्धति क्या होती है और ध्रुवीय पद्धति क्या होती है, ये सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं इसी सम्मिश्र संख्या को ऐसे लिख देता हूं √2 और π/4, तो ये जो लिखा हुआ ना ये और ये एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये r थीटा पद्धति में है और ये xy पद्धति में। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये तो हो गया √2 और ये हो गया π/4, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, ये तो हो गया ध्रुवीय पद्धति, x, y को ही r थीटा में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है इसके लिए हम बात करेंगे। यहां पर ध्रुवीय सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण क्या होता है? मानक रूप में सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y है। अब इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है, तो इसका ध्रुवीय रूप होता है z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या है, थीटा क्या है? तो r तो है इस z का मापांक, r तो क्या है इसका मापांक, और थीटा क्या है इसका कोणांक, आर्ग्यूमेंट। क्लियर। या एम्पलीट्यूड भी आप कह सकते हो। z बराबर x प्लस आयोटा y, मैंने मापांक तो बता दिया, लेकिन कोणांक जो है मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। कोणांक जो निकालने के लिए आपको पूरी सावधानी रखनी है और ये आपके टॉपिक भी है पूरा। सबसे पहले क्रमित युग्म में लिखेंगे, यानी अगर आपको कोई भी संख्या है उसका कोणांक निकालना है, आप क्रमित युग्म में लिख दो, ऐसे क्रमित युग्म में लिख देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे हम चतुर्थांश आसानी से देख पाएंगे। सबसे पहले क्रमित युग्म में लिखेंगे जिससे क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा। अब किस क्वाड्रेंट में, जैसे फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है कि फोर्थ में, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला बनेगा। अब ध्यान से देखना यहां पर, अगर z बराबर है x प्लस आयोटा y, यानी x भी प्लस का है y भी प्लस का है, तो यहां पर थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स mod y अपॉन x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स y अपॉन x। अगर मान लो z बराबर माइनस एक्स प्लस आयोटा y, यानी x तो है नेगेटिव और y है पॉजिटिव, x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सम्मिश्र संख्या का अगर कोणांक निकालना है तो इसका कोणांक आप कैसे निकालोगे? पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। आप इस पोजीशन पर हो, आप इस पोजीशन पर हो और यहां पर आपको कोणांक नापना है। जैसे ये सम्मिश्र संख्या है, इस सम्मिश्र संख्या का मूल बिंदु से मिलाने पर ये कंप्लीट हो गया ना, तो कोणांक नापना, तो आप क्या करोगे? ये वाला कोणित नापोगे, तो यहां पर पाई है और ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोणांक कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। ये कोणांक कितना हो जाएगा? इसका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं आ जाता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? जब x नेगेटिव और y भी नेगेटिव हो ना, तो फॉर्मूला क्या है? कोई तो कह रहे हैं कि सर ये पाई है ना, तो पाई प्लस tan इनवर्स mod y अपॉन x होना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्या कह रहा हूं मैं कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इसका फॉर्मूला जो है ना यहां पर पाई प्लस tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x होना चाहिए, क्योंकि पाई प्लस करने पर थर्ड में जा ही रहे और थीटा जोड़ ही रहे। तो मैं कहूंगा कि वो बिल्कुल सही कह रहा है।
वो बिल्कुल सही कह रहा है, पाई प्लस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स भी इसका फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि सबका ही आंसर एक जैसा मिले भाई, एक तो पाई प्लस, अगर मैं आप लोगों को ये चॉइस देता हूं कि यहां पर अपने पास एक सम्मिश्र संख्या है, जैसे यहां पर अपने पास एक सम्मिश्र संख्या है जिसको हमने यहां से मिला दिया, क्लियर। अब मैं उसको ये कहता हूं कि आप यहां पर खड़े हो और आपको इसके पास जाना है, तो कोई कहेगा कि सर ऐसे चले जाऊंगा, चले जाओ क्या दिक्कत है, लेकिन कोई कहेगा कि सर ऐसे जाने में भी कोई दिक्कत है क्या, वो फटाफट ही आ गया, तो फायदा किसने किया, कम काम किसने किया, ये नीचे से आ गया फटाफट ही, क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट ऊपर से कोणांक नापना भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब सम्मिश्र संख्या थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो आपको इधर आना चाहिए, और इधर आने का मतलब हम क्या चल रहे हैं, माइनस का 90, माइनस का 180, फिर पता चला कि नहीं माइनस 180 तो ज्यादा हो गया, फिर वापस चलो, तो माइनस पाई में थीटा फिर से जोड़ दो, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर माइनस का पाई भी इसी जगह होगी, ये माइनस का पाई एंड प्लस का पाई, तो माइनस का तो पाई और प्लस का टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। देन यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, माइनस का आएगा, माइनस का टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। कभी कभी 2 पाई माइनस आ जाए तो भी ज्यादा अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तव में 0 और 2 पाई यही होते हैं, तो 0 माइनस करो चाहे 2 पाई माइनस करो, बात बराबर ही है। तो कुछ कॉमन सेंस हम लगा लेंगे, ज्यादा हम टेंशन लेते नहीं। देखो आर्ग्यूमेंट जो है ना, ऑलवेज एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर रही है, आर्ग्यूमेंट ऑलवेज माइनस पाई से प्लस पाई होते हैं, यानी जितने भी पूर्णांक है ना उनके आंसर जो है आप माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में ही दोगे। नॉर्मली हम थीटा का मान जब बताते हैं ना, हम ये कहते हैं कि देखो भाई थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 2 पाई के बीच में होता है, थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच में होता है, क्यों, क्योंकि वो यहां से लेकर वापस यहां पर एंड हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोणांक जो है ना वो यहां से लेकर वापस यही एंड हो जाता है, तो माइनस के पाई से प्लस के पाई तक उसका सिस्टम चलता रहता है। तो कोणांक जो है आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगा। ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भूल चुके हो और भूल नहीं चुके हो, या अगर आपको याद भी है ना तो इतना आपको बस सरफेस याद होता है, आप क्या करते हो, हाँ मुझे ये सम्मिश्र संख्या तो आती है, बहुत इजी तो टॉपिक है ये तो मैं ही कर लूंगा। आप क्या कि नवाचार नहीं करना चाह रहे, इसीलिए तो यहाँ पर कृपा रुकी हुई है, जिनका नहीं हो पाया 2-3 बार में वो कृपा यहीं तो रुकी हुई है, क्योंकि आप जल्दबाजी में रहते हो। फर्स्ट राउंड तो बहुत फास्ट करते हो, फिर पता चलता है कि सेकंड राउंड में तो फर्स्ट राउंड का कोई फायदा ही नहीं मिला। तो फर्स्ट राउंड ही इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सेकंड थर्ड राउंड तो ऐसे उड़ते उड़ते हो जाए, क्लियर। तो यहाँ पर कभी भी जल्दबाजी के मूड में नहीं रहना चाहिए। और अब तो वैकेंसी आराम से आ रही, 7-8 महीने और लग जाएंगे, अभी तो सरकार का ध्यान रीट पर चला गया, और हम यहाँ पर डावाडोल की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने इरादे मजबूत होने चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि रीट की मैथमेटिक्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, कुछ ही दिन में उसकी क्लासें भी शुरू हो जाएगी, क्लियर। सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप, सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप क्या है, जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, और ये फॉर्मूला, ये वाला जो चरघातांकी जो रूप है ना, ये इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन है। कैसे, देखो जेड बराबर लिखा हुआ आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ, तो आर तो अपनी जगह पर फिर से आ गया, लेकिन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हमने क्या लिखा, ई की पावर आयोटा थीटा, सॉरी आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब फॉर्मूला क्या है, देखो अगर मान लो ऐसे फैक्टर थीटा 1 के लिए, थीटा 2 के लिए और थीटा n के लिए लिखे हुए हैं, क्लियर, और इन सभी फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाता ना, तो मल्टीप्लाई कैसे करवाए तो समस्या हो गई। यानी इसका जो फॉर्मूला ये वाला है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा n ऐड हो जाएंगे, आयोटा में थीटा 1 थीटा 2 और थीटा n ऐड हो जाएंगे, लेकिन आया कैसे है, ये ई की पावर आयोटा थीटा 1 बनेगा, दूसरा वाला ई की पावर आयोटा थीटा 2, तीसरा वाला ई की पावर आयोटा थीटा 3 और लास्ट वाला ई की पावर आयोटा थीटा n। तो ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 डैश 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 थीटा n हो जाएगा। और इसको अगर आप खोलते हो तो वापस से, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू दिस, देन यहाँ पर ई की पावर आयोटा और ये थीटा का काम कर रहा है, तो कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डैश डैश थीटा n एंड आयोटा थीटा 1 थीटा 2 थीटा n।
ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब मैं आ जाता हूं सम्मिश्र संख्या का लघुगणकीय रूप। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आगे अगर इस फॉर्मूले को मैं डिस्कस नहीं करता हूं तो बहुत सारी परेशानियां भी अपने लिए खड़ी करेंगे, तो याद ही कर लेते हैं। log x प्लस आयोटा वाई, log x प्लस आयोटा वाई, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका मापांक है। वास्तव में इस फॉर्मूले को अगर मैं बदल कर लिखूं ना तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, log मोड जेड और प्लस में आयोटा थीटा ओनली। क्यों? क्योंकि मोड जेड किसके बराबर होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट का, अरे भाई ये 1/2 यहाँ नहीं आ जाएगा क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है? थीटा है। थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x। तो वैसे इस रूप में याद रखें, ठीक रहेगा। ये तो कभी कभी अपने मान लो ध्रुवीय रूप में आ जाए तो ऐसे भी याद कर लो। log x प्लस आयोटा y का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x। आ जाते हैं इधर आयोटा की पावर आयोटा के मान। आयोटा ही काल्पनिक है, अब आयोटा की पावर में भी काल्पनिक, यानी काल्पनिक की पावर में भी काल्पनिक। काल्पनिक आयोटा की पावर में आयोटा, ये एक वेरी स्पेशल कंडीशन है और ये रियल होती है। आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है? रियल होती है। कैसे होती है? देखो, ई की पावर आयोटा थी, आयोटा की पावर आयोटा को मैं ई की पावर आयोटा log आयोटा लिख सकता हूं। लिख सकते हैं कैसे? देखो, देखिए कैसे लिख दिया मैंने यहां पर। मैथ्स में क्वेश्चन करना जो है ना वो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्वेश्चन करने में। मैथ्स की जान क्या है? मैथ्स की जान है यहाँ पर उसकी रीड, फॉर्मूले, फंडामेंटल, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल लेंगे अगर फंडामेंटल क्लियर होंगे तो। यहां पर देखिए आप कि मैं आयोटा की पावर आयोटा को ऐसे लिख रहा हूं, ई की पावर आयोटा log आयोटा लिख रहा हूं। क्या वास्तव में ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अरे भाई आप लोग देखो ना, ई की पावर log आयोटा और ये आयोटा अलग से लिखा हुआ है, क्लियर? तो ये तो नीचे आ जाएगा ना बिल्कुल ही, क्योंकि इसका भी तो बेस वही है। तो ये आयोटा ऐसे आ जाएगा, तो ये आयोटा की पावर में क्या रह जाएगा? अपने आयोटा। या फिर यूं समझ सकते हो आप, यूं समझ सकते हो कि ये आयोटा ऊपर गया, ई की पावर में log आयोटा की पावर आयोटा, ये आयोटा ऊपर चला जाएगा ना। अब आप लोग देखो कि ये log और ये हट जाएंगे और ये आ जाएगा आयोटा की पावर में आयोटा, क्लियर? तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां पर इसकी जनरल कंडीशन, ये आयोटा तो था ही, log आयोटा का क्या हुआ? log आयोटा, log आयोटा, ध्यान से देखना, log आयोटा 1/2, ये हो जाएगा log 1 और log, क्योंकि आप एक तरीके से इसको सोल्व कर रहे हो, देखो log आयोटा को सोल्व करना है, 0 प्लस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा tan इनवर्स 1 अपॉन में 0। तो फाइनली ये क्या आ गया? आयोटा और इनटू π/2 आ गया। π/2 आ गया ना, देखो tan इनवर्स अनंत हो गया। ये किसका मान है? log आयोटा का मान है, जिससे किसको मल्टीप्लाई करवाना? आयोटा को। तो अब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का π/2 आ जाएगा। तो e की पावर माइनस π/2 आ गया, पहला रिजल्ट है। क्योंकि जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो e की पावर माइनस π/2, e की पावर 9π/2, तो ये जनरल फॉर्म में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर? आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को n की वैल्यू पुट करवा करवा कर ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको लगेगा कि वह फॉर्मूले भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने पास एक चॉइस और बढ़ेगी, क्लियर? आयोटा की पावर आयोटा रियल हो गया ना। देखो ना, ई की पावर में कोई आयोटा है क्या? ई की पावर में रियल है, तो ये आयोटा की पावर आयोटा क्या हो गया? रियल हो गया। और ये इसका मुख्य मान क्या है? ई की पावर माइनस π/2, क्लियर? सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूले याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल मैं यहाँ पर ये लिखकर यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि अगर यहाँ पर अगर इस जगह प्लस है ना तो इस जगह भी प्लस आएगा, और अगर मान लो इस जगह माइनस है ना तो इस जगह भी माइनस ही आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे वो सब बाद की बातें हैं, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे वो भी बात की बात है, क्लियर? तो फिलहाल तो आपको इतना ही देखना है कि यहाँ प्लस होगा तो उसके वर्गमूल में भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो उसके वर्गमूल में भी माइनस आएगा, बस। अब यहाँ पर आ जाते हैं द माइवर प्रमेय। ये ऐसी थ्योरम है जो प्रेजेंट में जो न्यू स्टूडेंट है ना उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, द माइवर प्रमेय, और 11th 12th में तो नहीं पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में
अगर किसी टीचर ने पढ़ा दिया होगा तो बात अलग है। बाकी द माइवर थ्योरम जो है पहले चलती थी 2008 में, 2007 एंड 2008 में 12th में थी, क्योंकि पहले 12th की जो टोटल 4 बुक्स चलती थी, 11th में भी 4 बुक्स चलती थी मैथ्स की, तो वहां पर काफी कुछ डिटेल में पढ़ने को मिलता था। अब धीरे धीरे क्या है कि उसको मर्ज कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट छोटे होते गए, तो वो छोटे होते गए ना, तो इसका खामियाजा जो है कि हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और वैसे क्योंकि वो सारी बुक्स जो है उनका निचोड़ एसआर सैनी ने ले लिया है और उससे कहीं ज्यादा कंटेंट इसमें शामिल है, इसलिए अब आपको उन बुक्स की तरफ दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मिलेगी भी नहीं, आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि किसी ने अगर मान लो स्टूडेंट ने अवेयर के रख रखी होगी ना तो मिल जाएगी। हालांकि वो सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन अब मैं उनकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल तो करवाना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे लिए एक हेडेक हो गई, क्योंकि अभी सारी पूरी बुक्स की फोटो लेकर मैं एक पीडीएफ बनाऊं, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को अवेलेबल करवाने का। क्लियर? द माइवर थ्योरम ये लिखी हुई है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। द माइवर प्रमेय जो है इसमें क्या है कि अगर मान लो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है ना, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या होता है, n यहाँ पर आ जाता है, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। कैसे आ गया? इसका जवाब ये देगा, इसका जवाब ये देगा भाई, देखो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर n लिखा हुआ ना, आप देखिए इसकी मैं बात करता हूँ, क्या मैं इसको e की पावर आयोटा थीटा इसकी होल पावर n लिख सकता हूँ, इसको तो e की पावर आयोटा थीटा और होल पावर n हो गई, तो ये e की पावर आयोटा n थीटा हो गया ना। क्लियर? अब आप देखिए कि वापस खोल दीजिए, इसको वापस खोल दोगे ना तो क्या आएगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्लियर? तो ये द माइवर प्रमेय है, डी मोइवर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर n है तो आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बाकी के लिए नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि टेन थीटा प्लस आयोटा कोट थीटा है तो भी कर रहे हो, सब त्रिकोणमितीय फलन की बात नहीं रही, केवल कोस और साइन जो भी इस रूप में लिखे हुए हो। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, और फॉर्मूला क्या है, जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कोमा थीटा, आर क्या है उसका मापांक, थीटा क्या है उसका कोणांक है, तो जेड की पावर एन हो तो ऑब्वियसली आर की पावर एन हो जाएगा, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो पावर जेड की पावर एन करोगे तो यहाँ पर भी पावर एन आएगी, यहाँ पर भी पावर एन आएगी, यहाँ की पावर को मैंने यहाँ पर उतार दिया। क्लियर? तो जेड की पावर एन, आर की पावर एन कोस, आर की पावर एन और एन थीटा लिखा जाएगा। इसका भी अपना बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? देखो बेनिफिट ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन को उलझाने के लिए हमें ये दे देता है कि जेड बराबर है 1 प्लस √3 और इसकी पावर निकालो भाई 10, और फिर हम उलझ जाते हैं, ये 10 पावर कैसे निकालो भाई, 10 बार इसको खोलना पड़ेगा क्या। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखी ना, इस जेड का ध्रुवीय रूप लिखो। तो अगर मैं इसका ध्रुवीय रूप लिखता हूं, यानी आर और थीटा निकाल लो, बस ध्रुवीय रूप भी क्यों लिखो, आर थीटा निकाल लो, आर तो हो जाएगा इसका 2 और थीटा हो जाएगा इसका 60 डिग्री π/3, क्योंकि दिस अपॉन दिस π/3 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या हो जाता है अपने 2 और π/3, इसकी पावर में क्या हो जाएगी अपने 10 हो जाएगी। तो देखो ना जेड इक्वल्स टू अगर आर थीटा है तो जेड की पावर एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2 की पावर 10 और 10 π/3। बस अब जो भी ऑप्शन होगा उसमें बता देंगे फटाफट। क्लियर? तो इसका ये बेनिफिट है, इसलिए ये भी सीखना जरूरी है। इसे रिलेटेड एक साथ मैं एग्जांपल लूंगा, अभी मैं फंडामेंटल जो है वो क्लियर कर रहा हूं। सम्मिश्र संख्या के nवें मूल, nवें मूल, घन मूल और nवां मूल, ये तो याद रह जाए तो देख लो आप अपने हिसाब से, जेड की पावर 1/n हो तो ये याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इकाई का घनमूल देखो आप, तो इकाई का घनमूल, देखो कोई भी सम्मिश्र संख्या है, जैसे छोटी क्लासों में तो केवल यही बताया जाता है कि देखो भाई एक पर कितनी पावर हो, एक ही आंसर आता है, एक पर कितनी पावर हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कुछ भी हो एक ही आंसर आता है, एक पर कुछ भी पावर हो एक आता है, ये सिखाया जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े हुए 11वीं 12वीं में आए, फिर पता चला कि नहीं नहीं यहाँ पर तो और भी लफड़े हैं। क्या लफड़ा है कि जितने घनमूल है ना उतने ही रिजल्ट इसके आएंगे। क्यों? क्योंकि
9-10 तक हमें पता ही नहीं होता कि काल्पनिक संख्याएं भी होती है क्या, तो उनको इतना एहसास भी नहीं करवाते हैं, उनको केवल वास्तविक रिजल्ट ही बताए जाते हैं। वास्तविक रिजल्ट इसका एक ही होता है, लेकिन क्योंकि 1/3 पावर है तो ऑब्वियसली इसके 3 रिजल्ट होंगे, तो वो 3 रिजल्ट कहाँ छुपे हुए हैं, तो z³ बराबर 1 लिख सकता हूं ना मैं इसको। ये क्या हो जाएगा, z³ माइनस 1 बराबर 0, और a³ माइनस b³ से इसके फैक्टर करोगे ना, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में 0। तो z बराबर 1 जो हमें सिखाया जाता है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये हमें 9-10 में नहीं बताया जाता है, फिर बाद में पता चला अच्छा ये भी होता है क्या, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, z बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो एक तो आ जाता है माइनस का 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, एक रिजल्ट आ जाता है माइनस का 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। एक को तो कहते हैं ओमेगा और दूसरे को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब ये पक्का नहीं कि कौन ओमेगा स्क्वायर है, बस एक ओमेगा है, अगर इसको ओमेगा कह रहे हो तो इसको ओमेगा स्क्वायर कह दो, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं होती कि ओमेगा का परफेक्ट रिजल्ट जो है डिफाइन नहीं है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 1 है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, 1 तो ये वाला और ओमेगा स्क्वायर ये है। तो आप लोग अब ध्यान रखेंगे z बराबर क्या है 1/3 है ना, तो इसके मूल कितने आ गए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा 1 के बराबर, ये आप ध्यान रखेंगे। z का ओमेगा क्यूब अगर मान लो घनमूल ले रहे हैं ना, घनमूल ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं ना, तो क्यूब बराबर 1 होगा। अगर फोर्थ रूट ले रहे हैं ना तो फोर्थ रूट जो है 1 होगा। क्लियर। 4 पावर 1 होगी, ओमेगा क्यूब बराबर 1, और जितने भी मूल है उनका जो योग है वो 0 के बराबर आएगा। ये केवल घनमूल की बात हुई, ये कि यही बात जो है nवें मूल पर लागू कर रहा हूं मैं, यानी फोर्थ हो चाहे फिफ्थ रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो z बराबर 1 की पावर 1/n, 1/n है ना, तो ऑब्वियसली n मूल होंगे, एक मूल इसका वास्तविक होगा, बाकी सब काल्पनिक होंगे। तो वो मूल क्या है 1 अल्फा स्क्वायर डैश 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 अल्फा की पावर n-1, एक पावर कम तक ही रुक जाता है। क्यों, अरे भाई यहाँ पर भी घनमूल निकाले ना, तो ओमेगा की पावर कहाँ तक गई, ओमेगा स्क्वायर तक ही तो गई, ओमेगा अल्फा एक ही बात है, ये अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर डैश 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 अल्फा की पावर n-1। जैसे घनमूल निकाल रहे थे ना, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है, वैसे आप अगर मान लो nवा मूल निकाल रहे हैं ना, तो अल्फा की पावर n किसके बराबर है 1 के बराबर है, और सभी मूलों का योग किसके बराबर होगा 0 के बराबर हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं बिल्कुल, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा दिए, एक सिंगल मिस्टेक भी यहाँ पर नहीं है। और अब फिर भी आप लोग एक पेज छोड़ेंगे, अगर आप लिखते हैं, अगर आपके इरादे अगर मजबूत हैं तो लिखते ही होंगे, और अगर आपके इरादे मजबूत नहीं है, आप केवल देखने के उद्देश्य से अगर यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फिर आप लोग ठंडे बस्ते में रहो, क्योंकि आप पीछे की लाइन में खड़े हो, आप फ्रंट लाइन में नहीं हो। फ्रंट लाइन में आने के लिए तो यहाँ पर पेन घिसना पड़ता है, और अगर आप पेन घिसते हो तब आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। अब यहाँ पर क्योंकि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि एक पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे बीच बीच में और फॉर्मूले मिल जाते हैं, तो मैं वहां पर आपको और भी फॉर्मूले लिखवा दूंगा। अब मैं बढ़ता हूं यहाँ पर आगे, जिसमें मैं लेने वाला हूं सोल्ड एग्जांपल्स। अब यहाँ पर मैं सोल्ड एग्जांपल स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो x प्लस आयोटा y बराबर दे रखा है, ये रिजल्ट, और मुझे क्या निकालना है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। अच्छा देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, x प्लस आयोटा y जो है ना, ये मैं एक काम करता हूं ना, इसका मापांक ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि मापांक लेने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है अंडर रूट में, अंडर रूट को हटा देंगे वर्क करके। तो यहां पर मैं क्या लेने वाला हूं मोड, दोनों तरफ मैं क्या लेने वाला हूं मोड लेने वाला हूं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और इधर क्या आएगा, देखो ये रूट तो लगा हुआ है, और इसका हो जाएगा अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब निकालोगे तो एक अंडर रूट हट जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपके आंसर आ जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी ऑप्शन में ये दे रखा है उसके टिक कर दे। सेकंड एग्जांपल, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आरपीएससी में 2 बार पूछ लिया ये वाला सवाल ही। छोटे से छोटा n क्या लिया जाए
कि इसका रिजल्ट 1 आ जाए, छोटे से छोटा n क्या लिया जाए। अच्छा, आयोटा की पावर हम जानते हैं ना, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है। क्लियर। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस सिस्टम में n की मिनिमम वैल्यू हम क्या लें कि इसका रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा चेंजेज इसमें ही करवा देते हैं। कैसे, ये n लिखा हुआ और बराबर में क्या लाना है, मुझे 1 लाना है। हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा था ही ना। एक काम करता हूं मैं, इसको अंदर ही अंदर इसका परिमेयकरण कर देता हूं, यानी 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मैंने इसको गुणा कर दिया। और ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऐसा करने से ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab इसकी पावर में n, और नीचे क्या आ जाएगा अपने ब्रैकेट होल पर है, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर में कितना है 1 है, ये तो कट जाएगा। और फाइनली ये क्या आ गया, आयोटा की पावर n बराबर 1। देखो ना, 2 से 2 भी तो कट जाएगा। अब ये बताओ, इस सिस्टम में तो नहीं सोच पा रहे थे, इस सिस्टम में सोच लो ना। आयोटा की पावर n बराबर 1 है, n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आयोटा की पावर पर जाओ, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 होता है। आयोटा की पावर 4 भी 1 होगा, 8 भी 1 होगा, 12 भी 1 होगा, 16 भी 1 होगा, लेकिन मिनिमम क्या है 4 है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मिनिमम रिजल्ट क्या हो जाएगा अपने 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, इसको पहले तो मैं ट्रिक से बता रहा हूं, फिर मैं इसका डिटेल मेथड भी बताऊंगा। ट्रिक से क्या है, एक्स एन बराबर ये दे रखा है, तब मुझे x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इन सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा ये मुझे बताना है। x1 का मतलब क्या, ये xn बराबर दे रखा है, मुझे x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इन सबका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, देखो x1 क्या है, x1 क्या हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। क्लियर। देन x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, या यूं लिख दो 2 का स्क्वायर और π/2 का स्क्वायर, और ये सिस्टम जो है इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब यहां पर आप लोग बताओ, हमने एक फॉर्मूला लिखा था ना इंपॉर्टेंट करके, कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड सो ऑन। उसमें क्या होता है, कोस के सारे थीटा ऐड हो जाते हैं और आयोटा साइन के सारे थीटा ऐड हो जाते हैं। तो इस सिस्टम से अगर उस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो π/2 प्लस π/2 का स्क्वायर, π/2 का क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट, और प्लस में आयोटा साइन π/2 का स्क्वायर, और ये का यही सिस्टम जो है इनफाइनाइट तक इधर भी चलता रहेगा। अब देखो ये जीपी बन रही है, और जीपी में जब ये वाली जीपी होती है ना, ए आर एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो इसका सम जो है इस फॉर्मूले से निकालते हैं, अनंत पदों का योगफल a/1 माइनस आर से। आर का मतलब सार अनुपात, ए क्या होता है प्रथम पद। तो यहां पर देखो ना, कोस a/1 माइनस आर। क्लियर। तो 1 माइनस आर आ गया। देखो a की वैल्यू 1 π/2 है और r का मान कितना है 1/2 है, सॉरी 1/2, और प्लस में आयोटा साइन, ये भी π/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, क्योंकि r का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे में पहले का भाग दे दो। तो π/4 में जब π/2 का भाग दोगे तो 1/2 आएगा। नीचे तो कितना, ऊपर तो है 90 और नीचे हो गया अपने 1/2, तो 90 अपॉन 1/2 करोगे ना तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, कोस π/4। क्लियर। और ऐसे स्टूडेंट ये आ जाएगा आयोटा साइन π/4, और इसका रिजल्ट कितना आएगा, कोस π/4 तो हो जाएगा अपने अंडर रूट में 2, फिर गड़बड़ कर दी मैंने, कोस π/2 गड़बड़ कर दिया, सॉरी 90 π/2 अपॉन 1/2 कोस पाई होगा, और प्लस में आयोटा साइन पाई हो जाएगा। तो कोस पाई की वैल्यू तो होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। आंसर क्या आ जाएगा, इसके सी आंसर आ जाएगा। क्लियर। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा है और मुझे इसका रिजल्ट अगर 1 के बराबर है, देखो क्वेश्चन क्या है कि जेड बराबर दे रखा है एक्स प्लस आयोटा वाई, और मोड ऑफ दिस इक्वल्स टू अगर 1 है
तो जेड कहां पर स्थित है, एक्स एक्स पर है कि वाई एक्स पर है कि आर बराबर 1 वाले सर्किल पर स्थित है। देखते हैं यहां पर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो ये जो रिजल्ट दे रखा ना, इस रिजल्ट में मैं एक काम करता हूं, या तो आयोटा आप कॉमन निकाल लो, या तो आयोटा कॉमन निकाल लो। नहीं निकालना चाहते हो, एक काम करो ना, इसका मोड तो मैं ले ही सकता हूं ना। तो स्टूडेंट यहां पर आप सबसे पहले जेड का रिजल्ट रखो। पहले तो 1 माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा y, देन नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा y और माइनस का आयोटा इक्वल में 1। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके 1, और देखो 1 माइनस का आयोटा x और प्लस का y। प्लस का y कैसे है, विचार करो, देखिए करो, देखिए विचार, ये प्लस का 1 कैसे है। अरे भाई आयोटा जब आयोटा से गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर भी तो -1 होगा, एक माइनस ये भी तो होगा। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने स्थिति कुछ इस प्रकार है, 1 प्लस वाई और प्लस माइनस में आयोटा x, माइनस में आयोटा x बराबर में ये आ जाएगा मोड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1। अब अगर इसका मापांक लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैंने मापांक लिया दोनों तरफ, आएगा तो अंडर रूट, लेकिन दोनों तरफ से अंडर रूट को हटा भी दिया मैंने साथ ही साथ। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और बराबर में वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 1। तो 1 और ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा 4y बराबर 0। y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर y का मान 0 रखते हो ना, y का मान 0 है, एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, और जिसमें y का मान 0 है, इसका मतलब वो सम्मिश्र संख्या z बराबर x ही रहेगी, z बराबर x रहेगी ना। या फिर यूं कह दो कि y बराबर 0 आ रहा है, y बराबर 0 कौन सी लाइन है, x एक्सिस। अरे भाई ये z बराबर x आ गया, तो z बराबर x में अब ये सारे रिजल्ट तो x x के हो गए ना, क्योंकि x का मान रखोगे वही z का मान हो गया। तो मुझे यही तो बताना था कि जब ये रिजल्ट 1 के बराबर है और z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो z कहां पर स्थित होगा। जब मैंने इसको सोल्व किया तो पता चला कि y का मान 0 है और y का मान 0 इसमें रखते हैं तो स्टूडेंट z बराबर x आ जाता है। z बराबर x का मतलब क्या है, x के मान ही z के मान है। तो बताओ z किस x पर हुआ, z x एक्सिस पर हुआ, और ये भी आंसर दे रहा है y का मान 0 कहां पर होता है, x एक्सिस पर होता है। क्लियर। तो ये आ गया आपके 4th एग्जाम्पल। आगे वाला क्वेश्चन ले रहा हूं और वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप से बताने का प्रयास करूंगा और यही अप्रोच सबसे बेस्ट है। आप पहले इस पर विचार करो कि मोड ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल 3 दे रखा है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम रिजल्ट निकालना। ठीक है, जब मोड हटता ना, मोड तो प्लस माइनस आता है, मोड हटता तो क्या आता है, प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल क्या आ गया अपने 3 आ गया। तो देखो एक तो क्या आ गया अपने z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल 3, एंड एक क्या आ गया माइनस का z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल में 3। तो यहाँ पर आ जाएगा z प्लस 4 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि असमीका को जब माइनस से गुणा कराते हैं तो क्या होता है, उसका चिन्ह पलट जाता है। तो और इधर क्या चल रहा है अपने z इज लेस देन इक्वल -1, क्योंकि 4 इधर भी तो जाएगा तो ये 4 इधर आएगा। तो एक कंडीशन तो ये आ गई z इज लेस देन इक्वल -1, और एक कंडीशन आ गई z इज ग्रेटर देन इक्वल -7। यानी अगर एक नंबर लाइन पर आप बनाते हो ना, -7 और ये -1, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये तो क्या कहता है कि z का जो रिजल्ट है -1 या उससे छोटा होगा, तो ये तो है -1 और उससे छोटे वाले मान इस तरफ, और ये क्या कहता है कि z का मान -7 या फिर उससे बड़ा होगा, ये इधर आ गया। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन -7 से -1 तक, यानी z की जो रेंज है ना वो इस प्रकार आ गई, -7 लेस देन इक्वल z और लेस देन इक्वल में -1। अब स्टूडेंट आपको कुछ भी पूछो आप बता सकते हो, और यही अप्रोच आप रखना। अब अगर आपको z प्लस 1 का न्यूनतम मान निकालना तो z का न्यूनतम मान रखो, -7 रखोगे अभी पता चल जाएगा, z की जगह -1 रखो अभी पता चल जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर पुट z इक्वल्स टू -7, सो यहां पर मोड ऑफ z प्लस 1 ये क्या आ जाएगा अपने
माइनस का 7 + 1 इट मीन्स 6 आ जाएगा। और z की वैल्यू -1 अगर हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -1 + 1 बराबर में क्या आ जाएगा अपने 0। तो 6 और 0, मैक्सिमम रिजल्ट तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मिनिमम रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक दो स्टेप बढ़ा ही मैंने यहाँ पर, लेकिन उससे बेस्ट अप्रोच हमने अप्लाई की है। क्लियर? जो भी आपको ठीक लगे, छूट है मेरी तरफ से। देखो क्या है, देखो मोड ऑफ Z1 + Z2 बराबर अलग अलग मोड के बराबर, यानी Z1 और Z2 का पूरे का मोड अलग अलग के मोड के बराबर है। तो मुझे बताना कि दोनों के कोणांक में कितने का अंतर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप दो ऐसी सम्मिश्र संख्याएं मानिए, जिन दो सम्मिश्र संख्या ऐसी मानिए जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती हो। बस ये सम्मिश्र संख्याएं आप सही से इमेजिन कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर तैयार है। तो क्या हो सकता है, तो पहले तो मैं एक दो गलत एग्जाम्पल लेकर देखता हूं। देखो कैसे एग्जाम्पल, मैं एक मान लेता हूं Z1। अच्छा देखो, एक अशून्य शब्द लिखा हुआ है जो मैंने नहीं लिखा था। Z1 और Z2 दोनों ही अशून्य है, दोनों ही क्या है अशून्य है। तो मैं प्रयास करता हूं कि Z1 और Z2 क्या माने जाए। एग्जाम्पल में मानने का प्रयास कर रहा हूं। तो Z1 बराबर 1 माना और Z2 बराबर मैंने माना आयोटा मान लेता हूं, छोटी छोटी मानने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक तरफ Z1 + Z2 तो ये आ जाएगा 1 + आयोटा, और जिसका मोड लेने पर √2 आएगा। राइट साइड में 1 का अलग मोड लोगे और आयोटा का अलग मोड लोगे तो 1 + 1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या बराबर है? क्या नहीं है। इसका मतलब हमने जो एग्जाम्पल माने हैं वो गलत है। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सोचो। एक काम करता हूं ना, एक काम करता हूं, दोनों को ही काल्पनिक मान लेता हूं। एक बार क्या करता हूं, दोनों को ही काल्पनिक मान लेता हूं। एक को 2 आयोटा मान लेता हूं, एक को आयोटा मान लेता हूं, देखता हूं बैठता है क्या। अगर मैं दोनों को ही काल्पनिक मानता हूं तो Z1 + Z2 तो कितना आ जाएगा 2 आयोटा प्लस में आयोटा, कितना आ रहा है 3 आयोटा, और 3 आयोटा का मापांक कितना आएगा 3 ही आएगा। अच्छा 2 आयोटा और प्लस आयोटा का अलग अलग मापांक निकालोगे तो इसका 2 आ जाएगा, इसका +1 आ जाएगा। मामला बैठ गया। कब? जब दोनों को ही मैंने क्या लिया, काल्पनिक लिया। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं मैं जानबूझ के, क्यों मैं जबरदस्ती 1 + आयोटा में अपना दिमाग खर्च करूं। क्लियर? भैया एक 1 + आयोटा ले लूं, अक्षों के बीच में क्यों जाऊं, मैं जानबूझ के अक्षों के ऊपर लेता हूं। वहां बात नहीं बनेगी तो फिर दूसरा लेट करेंगे। क्लियर? जब मान ही रहे तो आसान मानेंगे ना, कठिन क्यों मानेंगे। अब देखो यहां पर मैंने क्या लेट किया, लेट Z1 बराबर आयोटा और Z2 बराबर क्या मान लेता हूं मैं 2 आयोटा। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो क्वेश्चन को संतुष्ट करती है, जो क्वेश्चन को क्या करती है, संतुष्ट करती है। अब अगर ये संतुष्ट करती है ना तो बस अब आप Z1 का मापांक निकाल लो। तो Z1 का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आयोटा भी इसी जगह है और 2 आयोटा भी इसी जगह है। आयोटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड कोणांक क्या होता है, उस रेखा का एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण। तो कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। कैसे निकाल लो आप, 0 + आयोटा यूं लिख दो, Z1 बराबर 0 + आयोटा, तो θ1 क्या आ जाएगा अपने tan इनवर्स 1/0, तो θ1 बराबर कितना आ गया π/2 आ गया। तो कम से कम यार शुद्ध काल्पनिक संख्याओं का मापांक, तो शुद्ध काल्पनिक संख्याओं का कोणांक कितना होता है इतना तो ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध वास्तविक संख्याओं का कोणांक कितना होता है इतना भी ध्यान रखना चाहिए। तो शुद्ध काल्पनिक संख्या अगर +y पर है तो π/2 है, शुद्ध काल्पनिक संख्या अगर -y पर है तो 3π/2, शुद्ध वास्तविक संख्या अगर x की धनात्मक दिशा में है तो 0, और शुद्ध वास्तविक संख्या अगर इधर है तो π। क्लियर? तो बताओ यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 कितना आ जाएगा π/2, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 ये भी कितना आ जाएगा π/2। तो बताओ एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 और बराबर कितना आ गया 0। इसे कहते हैं जुगाड़, है ना। तो जुगाड़ ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सीधे सीधे रास्ते पर थोड़ी दूरियां बढ़ जाती है, हम दूरियां बढ़ाना ही नहीं चाहते। अब यहां पर देखो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका स्टेटमेंट आप लोग याद भी रखेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि अगर तीन सम्मिश्र संख्याएं
समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर है तो उस पर एक सर्वसमिका हमेशा लागू होती है, और वो कौन सी? सिंस Z1 Z2 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये लाइन लिखते हुए अतः 100% Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर क्या होगा? Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। क्यों लिखा? क्योंकि Z1 Z2 Z3 क्या है? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक बात है, एक लाइन तो यहां से मिल गई। Z0 क्या है? इसका परिकेंद्र है। ये आपके सामने एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और Z0 उसका परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र और केंद्रक बराबर ही होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र और केंद्रक एक ही जगह होते हैं। तो केंद्र कैसे निकालते हो? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 से। क्लियर? तो यहां पर देखो, सिंस Z0 परिकेंद्र है, परिकेंद्र है, अतः क्या होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में 3 इक्वल में क्या आ जाएगा अपने? Z0। अब अगर इस 3 को इधर ले जाते हो ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने? मैं इधर भी ले जा रहा हूं और वर्ग भी कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 और बराबर में कितना आ जाएगा? 9Z0 स्क्वायर। मुझे क्या करना है? मुझे रिजल्ट निकालना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इसका रिजल्ट निकालना है। देखो ना, ये जो रिजल्ट है ना, ये मैं किसके बराबर रख सकता हूँ? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस में 2 Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर और बराबर में 9Z0 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर में 3Z0 स्क्वायर, जो आंसर अपने सी में दे रखा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए आप लोग, शुरुआत में मैंने फॉर्मूले आप लोगों को कहा था कि आप लोग स्पेस छोड़ेंगे तो स्पेस में लिखो फिर, कि अगर मान लो Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो, ये हमेशा लागू होगा, और Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो तो परिकेंद्र या फिर केंद्रक Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से निकाला जाएगा। अगली बात समझ में? समबाहु त्रिभुज में ही लगा सकते हो, बाकी नहीं लगा सकते हो। अगला जो सवाल है, Z प्लस आयोटा Z प्लस Z प्लस आयोटा Z से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 3 सम्मिश्र संख्याओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मैं क्या करूंगा? मेरी मर्जी से एक सम्मिश्र संख्या मान लेता हूं। क्लियर? और ऐसी सम्मिश्र संख्या, देखो Z बराबर अगर मैं आयोटा मान लेता हूं, Z बराबर अगर कुछ भी मान लेता हूं, ऑप्शन को कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑप्शन कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, तो फिर मान ही लेता हूं ना। लेट मैं इसमें मान लेता हूं, लेट Z बराबर आयोटा, मेरी तरफ से एक सम्मिश्र संख्या मान ली। अब ये सम्मिश्र संख्या जो है ना, इसके अनुसार क्या बन जाएगी? अतः ये Z बराबर हो गया आयोटा, और आयोटा Z क्या हो जाएगा? एक तो सम्मिश्र, अतः गिवन क्या हो जाएगा अपने? आयोटा, और आयोटा Z को जब इस Z की जगह आयोटा रखोगे तो -1 हो जाएगा, और इस Z की जगह आयोटा रखोगे ना तो ये आ जाएगा आयोटा -1। समझो मेरी बात को, Z बराबर आयोटा मैंने लेट किया और इन तीनों में रख दिया, तो अब मेरे लिए 3 जो पहले अननोन थी ना, वो अब नोन में चेंज हो गई, और नोन में चेंज होने से हमें एक फायदा मिलेगा, और वो फायदा क्या है? देखो, आपके पास जो सम्मिश्र संख्या है वो कुछ इस प्रकार आ गई। एक तो आ गई 0 प्लस आयोटा, एक आ गया -1 प्लस 0, एक आ गया -1 और प्लस में आयोटा। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर आपके 3 सम्मिश्र संख्या इस प्रकार हो, पहली सम्मिश्र संख्या क्या है? 0,1, दूसरी क्या है? -1,0, फिर क्या है? -1,1। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि 3 शीर्ष हैं, ये वाले x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये 3 शीर्ष है ना, तो यहां पर इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो इस प्रकार होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो यहां पर देखो, ये 3 सम्मिश्र संख्याएं आपके सामने हैं,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। प्रसार कर दो पहले के ही सापेक्ष, तो पहले के सापेक्ष करते हो तो 1/2 और ये कितना आ जाएगा 0 माइनस का 1 इंटू माइनस और माइनस 0 और प्लस में 1 इंटू 1। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हमने z बराबर आयोटा माना और मेरे जब z बराबर आयोटा मानने से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 1/2 आया। सारे ही ऑप्शन में z की जगह आयोटा रख दो। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहा। देखो ये तो 2 बता रहा है, क्योंकि आयोटा रखोगे तो आयोटा का मापांक 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये 2 बता रहा है, ये 1/2 बता रहा है, ये 1 ही बता रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। 9th वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, जो जो मैं लिखता हूं आप लोग लिख लिया करो, और नहीं लिखते हो तो फिर देखा करो, और क्या देखते ही रह जाओगे इसे। 9th जो क्वेश्चन है ये दे रखा है कि समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 6 तक, ये एक रिजल्ट दे रखा है और मुझे बताना है कि इन सब का टोटल जो है वो कितना आएगा। अब इस सब का टोटल मैं कैसे निकालूं? सबसे बड़ी समस्या एक यहां पर ये है क्या कि मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, e की पावर आयोटा थीटा जो है ना वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। क्या यहाँ पर मैं इसको e की पावर में लिख देता हूं? अगर e की पावर आयोटा में लिख देते तब तो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि कोस होना चाहिए था पहले, फिर साइन होना चाहिए था बाद में, और आयोटा जाना चाहिए था साइन के पास में। तो यहाँ पर इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? सोचो, इस समस्या का समाधान हमें करना है। 2-3 तरीके हैं, और पहले तो मैं इसको किस में चेंज कर देता हूँ। देखो, या तो आयोटा कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है, आयोटा कॉमन ले लो, अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं आयोटा कौन सा लूँ, माइनस का लूँ कि प्लस का? प्लस का, माइनस का लो, ताकि कोस भी किसका बन जाए, अपने प्लस का बन जाए। तो मैं माइनस का आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। समेशन ऑफ ये आ जाएगा कोस 2πk/7 और माइनस का आयोटा साइन 2πk माइनस का 1/आयोटा 2πk/7। क्या किया मैंने? माइनस आयोटा को लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर कोस का गुणांक क्या होना चाहिए था? +1, और साइन के साथ में जाना चाहिए था आयोटा। तो यहाँ +1 बनाने के लिए माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। तो ये तो प्लस का होके आगे आ जाएगा, और यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसलिए माइनस का 1/आयोटा आएगा। माइनस का आयोटा समेशन ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2πk/7 और प्लस में आयोटा साइन 2πk/7। अब आप इसको लिख सकते हो, और हम इसको क्या, माइनस का आयोटा हमने बाहर ले रखा है, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to 6, और ये आ जाएगा e की पावर में आयोटा 2πk/7। अब यहाँ पर k का मान रखो, तो k का मान रखोगे तो माइनस का आयोटा था ही, k का मान हम रख देते हैं 1, तो e की पावर में आयोटा 2π/7, और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो e की पावर में आयोटा 4π/7 एंड सो ऑन, 7 पद है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये Sn का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। Sn बराबर होता है a इंटू r की पावर n -1/r-1। इस फॉर्मूले को मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये n पदों वाली जीपी के लिए, ये अनंत पदों वाली जीपी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला a/1 - r होता है, और ये n पदों वाली जीपी के लिए। इस फॉर्मूले में देखो a का काम तो कौन कर रहा है? a का काम कर रहा है यहाँ पर e की पावर आयोटा 2π/7, और r का काम कौन कर रहा है? दिस अपॉन दिस करोगे ना तो आयोटा 2π/7 ही आएगा। क्लियर? a आ गया, r आ गया, और n कितने हैं? पदों की संख्या कितनी देर की है? 7 देर की है। तो ये काम मैं इधर कर लेता हूं। देखो, माइनस का आयोटा तो बाहर है ही, और a का मतलब e की पावर आयोटा 2π/7 और r की पावर n, तो ये है r। इसकी पावर में 7 करोगे ना तो e की पावर आयोटा
12 पाई अपॉन 7, देखो ना, e की पावर में आयोटा 12 पाई अपॉन 7 माइनस का 1 अपॉन में r माइनस 1, यानी e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 7 और माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैं माइनस आयोटा को तो यही रखता हूँ, और ये जब अंदर गुणा होगा ना तो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है, तो घातें जुड़ेगी ना तो e की पावर कितनी हो जाएगी अपने, e की पावर हो जाएगी आयोटा 2 पाई और माइनस का e की पावर में आयोटा 2 पाई अपॉन 7, और अपॉन में क्या है अपने, अपॉन में चल रहा है e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 7 माइनस में 1। e की पावर 2 पाई कितना होगा, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो माइनस का तो आयोटा ऊपर तो आ गया अपने 1 माइनस e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 7, और इसका आंसर आ जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 7 माइनस में 1। तो इससे ये कट जाएगा और ये माइनस का चिन्ह छोड़ेगा ना तो वो प्लस का आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लस आयोटा अपने सी में है। थोड़ा सा ये ध्यान से करेंगे तभी राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस थे, यानी कुछ डिफरेंट जो बातें थी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। 10वां जो सवाल मैं लेने जा रहा हूं, इसमें ये कह रहा है कि Z1 का, Z2 का, Zn का सभी सम्मिश्र संख्याओं का मापांक 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैं अपने हिसाब से n की वैल्यू मान लेता हूं, और n की वैल्यू क्या मानूं 1, तो 1 मानने में ये तीन ऑप्शन जो है टकरा जाएंगे। n की वैल्यू 2 मान लो, 2, 1 और 1/2, एक भी ऑप्शन नहीं टकरा रहा ना, तो मैं यहाँ पर n बराबर क्या मान लेता हूँ, लेट n इक्वल्स टू मैंने 2 मान लिया। अब मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ कितना आएगा, तो ये तो हो जाएगा Z1 प्लस Z2 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा अपने Z1 का इनवर्स और प्लस में Z2 का इनवर्स। तो ऊपर तो आ गया Z1 प्लस Z2, आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते हो कि Z1 और Z2 पूरे पर मोड लगा हुआ ना तो अलग अलग पर मोड लगा दोगे, ये गलती हो जाएगी। ये सर्व समीकरण, और सर्व समीकरणों में ऐसा नहीं होता है। क्लियर। और इसका प्रूफ भी हम 11th की और 12th की बुक में करते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या आएगा देखो, 1 अपॉन में Z1 प्लस 1 अपॉन में Z2, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा Z1 इंटू Z2 और नीचे क्या आ जाएगा Z1 प्लस Z2 और अपॉन में क्या आ जाएगा Z2 प्लस में Z1 आ गया। क्यों, मैंने एलसीएम लिया था तो एलसीएम तो ऊपर आ गया और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर गुणा में तो आप कर सकते हो, Z1 का और Z2 का अलग अलग मापांक लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 दे रखा है, ये भी 1 दे रखा, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो n बराबर 2 लिया, तो n बराबर 2 इस सब में रख दो, तो 2, 1 और 1/n आंसर किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, बी से। क्लियर। मैं ये बता रहा था आपको कि Z1 प्लस Z2 को अलग अलग लिख सकते हैं क्या, तो आप खुद ही वेरीफाई कर लो ना। अगर मान लो आप ये लिखना चाहते हो तो ये हमेशा सत्य होगा तो लिख देना। मैं आपको ये कहता हूँ कि Z बराबर ले लो एक तो 1 प्लस आयोटा, और एक Z बराबर ले लो आप माइनस का आयोटा, ये ले लो, तो Z1 प्लस Z2 तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका मापांक तो आ गया 1। Z1 का अलग से मापांक लोगे तो √2, इसका अलग से मापांक लोगे तो 1, बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो लिख ही नहीं सकते हो, जबकि गुणा में लिख सकते हो। क्लियर। गुणा में और भाग में तो मापांक को अलग अलग लिखा जा सकता है, प्लस और माइनस में नहीं लिखा जा सकता है, लिख लेना फॉर्मूले में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से करवाने का प्रयास करता हूं, उम्मीद है कि आप लोग इसको पकड़ पाएंगे। मोड Z बराबर 2, एक व्रत दे रखा है मोड Z बराबर 2, तो मोड Z बराबर 2 वाला व्रत आप कैसे निकाल सकते हो, अगर Z बराबर x प्लस आयोटा y है तो मोड Z का मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2, तो यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक सर्किल बनाऊंगा। देखो ये एक सर्किल जिसका सेंटर कितना है 0, 0, जिसकी रेडियस कितनी है 2 है, तो ये 2 रेडियस का एक सर्किल बना दिया। ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर इसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस अगर 2 है तो ये पॉइंट कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। क्लियर। अब आप एक एक ऑप्शन को चेक करो कि कौन सा ऑप्शन, देखो Z1 तो दे रखा है 1 प्लस आयोटा √3, ये जितने भी पॉइंट है ना ये वृत्त की परिधि के ऊपर है। कैसे पता चला कि वृत्त की परिधि के ऊपर है, अरे भाई इसका मापांक लो 2 आ रहा है, तो मापांक 2, ये Z बराबर 2 ही तो है,
यानी मोड ऑफ जेड बराबर 2 देने वाली सभी संख्याएं इसकी परिधि पर होगी। क्या कह रहा हूं मैं, एक वृत्त दे रखा मोड जेड बराबर 2, यानी जिन सम्मिश्र संख्याओं का मापांक 2 के बराबर है वो सारी की सारी परिधि पर होगी। तो इसका मापांक भी अपने 2 के बराबर ही ना, तो यहां पर ये परिधि पर होगी। और कितनी, कहां पर है, ये 60 डिग्री पर लगभग, यहां पर ये Z1 है। जितना अच्छा और परफेक्शन आप डायग्राम में दोगे ना, आपका आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। ये Z1 है। अब यहां पर देखो मैं रिजेक्शन के मोड में हूं, सही आंसर क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा। ये सम्मिश्र संख्या Z1 आ गई। अब मैं आपको ये कहता हूं कि पहले इसको चेक कर लो, Z बराबर 2 कहां पर होगा, Z बराबर 2 यहां पर, ये देखो ना Z बराबर 2 है, Z बराबर -2 इधर है, इधर Z बराबर 2 है। तो अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूं तो Z बराबर 2 हो जाएगा। और 1 माइनस आयोटा √3, x बराबर तो 1 और y बराबर माइनस का √3। क्या आपको ये समबाहु त्रिभुज लगता है? अरे भाई ये समबाहु त्रिभुज लगता है तो मैं कर देता हूं यस। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तो अलग है, तो ये समबाहु नहीं है। मुझे समबाहु त्रिभुज की शीर्ष ही ढूंढने, तो ये तो गया कैंसिल। अब मैं सी ऑप्शन की जांच करता हूं, -2, Z1 तो अपनी जगह फिक्स है ही, Z2 का मान कितना है, -2। ये Z2 का मान मैं कर देता हूं -2। ये Z बराबर Z2 कितना हो जाएगा, ये -2, और फिर ये -1 और -√3। तो Z1 ये संख्या आपको मिलेगी इधर 30 डिग्री के झुकाव पर, क्योंकि इसका कोणांक जो है ना 210 डिग्री है। कैसे पता चला, ये कितनी है, 1 प्लस आयोटा √3, इसी का मिरर है, ये इसी का मिरर है मूल बिंदु के सापेक्ष। तो अगर मैं इनको मिलाता हूं ना, तो ये Z3 और ये Z2, क्या ये आपको लगता है कि ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये संभव हो जाएगा, और मुझे तो ये समकोण दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, अर्धवृत्त से बना कोण समकोण होता है। तो बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल। अब एक लास्ट चॉइस डी वाला, Z1 तो अपनी जगह फिक्स है, Z2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा √3। तो ये एक 1 माइनस आयोटा √3 यहां पर हो गया, एक ये हो जाएगी -1 और -आयोटा √3, ये वाली संख्या। तो जब आप इनको भी मिलाओगे ना, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा। क्या लगता है आपको ये समकोण समबाहु त्रिभुज होगा? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो समकोण है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाली जो है ना, वो कहां से जा रही है, व्यास से जा रही है, केंद्र से जा रही है, तो ये समकोण हो गया। हम समद्विबाहु ढूंढ रहे थे। अब आ जाओ आप पहले ऑप्शन पर। क्लियर? तो स्टूडेंट एक तरीका तो इसमें ये दे रखा है, देखो वो भी ठीक ही है, एक नया सिखाने का मैं प्रयास कर रहा था इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए, कि समबाहु त्रिभुज आप ढूंढ रहे थे, तो Z1 ये है, अगर Z2 और Z3 है तो आप सभी के बीच की दूरी निकाल लो, दूरी से ही फटाफट हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें भले ही कुछ जगह लेंदी में करवाना चाहता हूं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता मेरा। तो अब ये Z2 जो है, ये -2 यहां पर है, और Z3 कितना है, 1 माइनस आयोटा √3, ये 1 माइनस आयोटा √3। तो ये बिल्कुल अपने एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। बी सी डी को मैंने डायग्राम से ही कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक और मेथड बता रहा हूँ, उससे आपको करना है। ये तो Z1 दे रखी है, ये Z2 और ये Z3, यानी पहले ऑप्शन की अगर आप जांच कर रहे हो, Z1 Z2 के बीच की दूरी निकाल लो, Z1 Z3 के बीच की दूरी निकाल लो, और Z2 और Z3 के बीच की दूरी निकाल लो। ऐसे इसको करके देखना, तो केवल ए ऑप्शन में ही ये मैच हो पाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दे रखा है हमें, और मोड ऑफ जेड निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो ये मोड जेड निकालना। मोड जेड निकालने के लिए क्या तरीका लगाया जाए, यहां से देखो ना माइनस का मैं कॉमन ले लेता हूं। देखो मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, -1, तो ये क्या बनेगा, जेड माइनस आयोटा बराबर 0। तो अगर गुणनखंड करना चाहते हो तो इधर भी जेड माइनस आयोटा बनना चाहिए ना। तो अगर कॉमन तो जेड स्क्वायर ही आ रहा है, तो जेड स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो आयोटा जेड +1 बचेगा। तो फिर क्या कॉमन लो, आप कॉमन लो यहाँ पर आयोटा जेड स्क्वायर। ऐसे कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पर जेड बचेगा और यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा बचेगा, और 1 अपॉन आयोटा ऊपर आके क्या बनेगा, माइनस का आयोटा बनेगा। समझ में आई क्या बात? इसके अपॉन में आयोटा, भाई जेड स्क्वायर आयोटा कॉमन लिया ना, तो जेड स्क्वायर तो कॉमन आ गया, लेकिन 1 अपॉन आयोटा भी तो बचेगा। 1 अपॉन आयोटा ऊपर आके क्या बनेगा, माइनस आयोटा। तो जेड माइनस आयोटा
और आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो गुणनखंड 0 के बराबर हो रहे हैं, जेड माइनस आयोटा बराबर 0 और आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जेड बराबर क्या आ गया, आयोटा आ गया, तो मोड ऑफ जेड कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से भी मोड ऑफ जेड निकालोगे 1 ही आएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल मैं लेने जा रहा हूँ 13 वाला, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। अब मैं 13 वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, और 13 वाला क्वेश्चन क्या है देखो, मोड ऑफ बीटा बराबर क्या है, 1 है। तो मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। मोड ऑफ बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी बीटा भी एक सम्मिश्र संख्या है, लेकिन ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिनका मापांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कैसे निकाले इसका रिजल्ट? मैं एक काम करता हूं ना, मैं बीटा एक सम्मिश्र संख्या ही मान लेता हूं और ऐसी सम्मिश्र संख्या मानूंगा जिसका मापांक क्या हो, 1 हो। तो क्या मानू, आयोटा। आयोटा क्यों, 1 कैसा रहेगा, 1 भी तो ठीक ही रहेगा, 1 सम्मिश्र संख्या नहीं क्या? कोई ये सोचता कि सर 1 तो सम्मिश्र संख्या कहाँ है, उसमें तो आयोटा ही। अरे भाई शुद्ध काल्पनिक और शुद्ध वास्तविक संख्याएं भी तो सम्मिश्र संख्याएं होती है, क्लियर। तो मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, लेट बीटा इक्वल्स टू 1, और मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए मान लिया। अब आपका आंसर तैयार है। कैसे तैयार है, अगर आपने ये माना तो 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार हो गया। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस एल्फा और अपॉन में 1 माइनस एल्फा का होल बार। होल बार कैसे, अरे भाई यहां पर ए बार Z1 बार Z1 बार प्लस Z2, अगर पूरे पर बार लगा हुआ हो तो अलग अलग पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अलग अलग पर लगा हुआ हो तो पूरे पर भी तो ले सकते हैं, क्योंकि 1 पर तो वास्तविक है, उस पर बार लगाओ मत लगाओ क्या फर्क पड़ेगा। तो इस पर बार लगाओ तो इस पर ही बार समझ लो, क्लियर। तो 1 पर बार और अल्फा पर बार है तो पूरे पर बार लगा दिया। अब एक बात और देखो कि अगर मैं आपको ये कहूं कि z बराबर है x प्लस आयोटा वाई और z बार बराबर है x माइनस आयोटा वाई, तो दोनों का जब मापांक निकालोगे ना आप, मोड z निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मोड ऑफ z बार निकालोगे ना तो ये आएगा अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी भी सम्मिश्र संख्या का और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का मापांक बराबर होता है। अच्छा फिर तो कटेंगे, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस अल्फा सम्मिश्र संख्या, तो 1 माइनस अल्फा का बार ही तो है, तो ऊपर जेड है तो नीचे जेड बार हो गया, तो 1 आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल मैं लेता हूं जिसमें 14 वाले में मुझे क्या करना है, 14 वाले सवाल में मुझे कहा गया है कि 2z1 प्लस अपॉन 3z2 शुद्ध काल्पनिक है। ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो शुद्ध काल्पनिक है ना, तो मैं लेट कर लेता हूं इसको। शुद्ध काल्पनिक क्या होता है, 2z1 प्लस 3z2 बराबर आयोटा ही मान लेता हूं। अरे भाई आयोटा मान लो ना, शुद्ध काल्पनिक ही कह दिया तो मान लो ले आयोटा। आयोटा शुद्ध काल्पनिक नहीं है क्या आयोटा मान लो, लेमडा आयोटा मान लो, तुम्हारी इच्छा हो जो मान लो। तो लेमडा आयोटा क्यों मानू, मैं तो आयोटा मानूंगा, जब मान ही रहे हैं ना तो सुविधा अनुसार मानेंगे। तो यहां से आप एक काम करो ना, z1 बटेवा z2 कितना हो जाएगा आपके 3 आयोटा अपॉन में 2। तो इस जो हमें रिजल्ट निकालना है, इसमें अगर मैं z2 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा, z1 अपॉन z2 माइनस 1, और नीचे से भी अगर मैं z2 कॉमन लेता हूं तो z1 अपॉन z2 और प्लस में 1, इससे तो ये कट जाएगा। अब आप रख दो यहाँ पर 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 और 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस में 1। जब इसका मापांक निकालोगे ना, ऊपर वाले का जब मापांक निकालोगे और नीचे वाले का जब मापांक निकालोगे तो बराबर ही आएगा। क्यों आएगा, 1 प्लस 9/4 अपॉन में 1 प्लस 9/4। तो कैलकुलेशन क्यों करते हो, 1 आंसर तैयार है इसका, क्लियर। तो 14 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपने, 1 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ 15 में। इकाई के घनमूल से बने त्रिभुज, इकाई के घनमूल से बने शीर्ष, इकाई के घनमूल से बने शीर्ष कहाँ पर होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या समद्विबाहु के होंगे या समकोण के होंगे। तो इकाई के घनमूल का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इकाई के घनमूल होते क्या हैं, इकाई के घनमूल होते हैं अपने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक तो होता है 1, एक होता है ओमेगा, और एक क्या होता है अपने ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का रिजल्ट क्या होता है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3
अपॉन में 2, तो प्लस वाला इसको मान रहे हो ना, तो दूसरा अपने आप ही माइनस वाला हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब आप दूरी निकाल लो। अगर मान लो ये a है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, तो Z1 और Z2 के बीच की दूरी निकाल लो। कैसे निकालोगे दूरी? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अभी आपके जो Z1 है ना, वो बिंदु रूप में नहीं है, तो बिंदु रूप में बदल देता हूँ। Z1 तो क्या हो जाएगी अपने 1 0, Z2 क्या हो जाएगी अपने माइनस का 1/2 और अंडर रूट 3/2, और Z3 क्या हो जाएगी अपने माइनस का 1/2 और माइनस का अंडर रूट 3/2। तो Z1 Z2 के बीच की दूरी, Z2 Z3 के बीच की दूरी और Z3 Z1 के बीच की दूरी बराबर आएगी, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। कैसे आएगी आप लोग निकालना। दूरी सूत्र जो है आप लगाकर निकाल लें, मुझे जोर आने लग गया है। दूरी सूत्र तो मैं क्या बताऊं, देखो 16 वाला क्वेश्चन है, Z1 Z2 और Z3 जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों तथा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हो, तो फिर यहां पर इनमें से कौन सी कंडीशन राइट होगी। मैं आपको एक तो 15 क्वेश्चन से भी बता सकता हूं, मैं आपको एक नया एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा। अच्छा, Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और उन तीनों का मापांक बराबर होना चाहिए। ये देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और इनका परिमाण जो है हमेशा एक ही आएगा, इसका परिमाण भी एक आएगा, इसका परिमाण भी एक आएगा, इसका परिमाण भी एक आएगा। इसका मतलब ये तीनों ही समान परिमाण वाली है ना। अब यहाँ पर आप लोग चेक करो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये रिजल्ट 0 आएगा। कैसे? ये 1 है, -1/2 -1/2 इसके साथ जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा ना। 0 इसको जोड़ो, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये में से शाश्वत सत्य है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो ये फिट बैठता है, लेकिन इतना एग्जाम्पल आपको इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा ना, इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो मैं एक सरल एग्जाम्पल ले लेता हूँ दूसरा। Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने चाहिए, साथ साथ उनका मापांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, बराबर मापांक वाली 3 सम्मिश्र संख्या लेट कर लेता हूँ। लेट Z1 बराबर आयोटा, Z1 बराबर तो मैं ले लेता हूँ 1, और Z2 बराबर ले लेता हूँ मैं माइनस आयोटा, और Z3 बराबर ले लेता हूँ मैं प्लस का आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तीनों का मापांक क्या है, बराबर है, और तीनों का मापांक बराबर है, तो आप लोग यहाँ पर जोड़ो, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा अपने 0 आ जाएगा। अतः Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर क्या आ जाएगा अपने 0 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल तो ये है और एक एग्जाम्पल ये है कि आप अगर Z1 बराबर मान लेते हो 1, Z2 बराबर मान लेते हो माइनस का 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और Z3 बराबर मान लेते हो माइनस का 1/2 और माइनस का आयोटा अंडर रूट 3/2। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखो, इकाई के घनमूल स्पेशल भी तो है, आपको याद होने चाहिए घनमूल का भी स्पेशल क्या है। तो इकाई के घनमूल जो है वो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये एक विशेष प्रॉपर्टी जो याद भी होनी चाहिए। इससे हमें कई जगह हेल्प मिल जाती है जब एग्जाम्पल मानने की बारी हो जाती है, जैसे कि 16 में आ ही गया। तो समबाहु त्रिभुज के लिए मुझे 3 शीर्ष मानने थे जिनका मापांक बराबर हो, तो सबसे बढ़िया ये इकाई के घनमूल है। तो इकाई के घनमूल को मैंने Z1 Z2 Z3 कह दिया, इसका मापांक भी एक आएगा, इसका भी मापांक ले लो भले, देखो 1/4 प्लस 3/4 1 हो गया, 1/4 प्लस 3/4 1 हो गया। तो मैंने समबाहु त्रिभुज के शीर्ष भी मान लिए, साथ ही साथ मापांक भी बराबर है। अब यहाँ पर देखो कौन सी कंडीशन होल्ड हो रही है, क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 हो तो रहा है, हो तो रहा है बात। यहाँ पर हो रहा था क्या, ये रियल पार्ट ओनली 1 है, 0 हो रहा था क्या, नहीं हो रहा है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है क्या, हो तो रहा है, लेकिन यहाँ हो रहा है कि इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट सारी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है जो आपको सारी समस्याओं का समाधान करके देख रहा है, और वो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कुछ जगह में जुगाड़ लगा लेने चाहिए, और कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो, अगर आपको लगता है कि फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप एग्जाम्पल बदल दें, मतलब थोड़ा एक डायग्राम बनाएं और प्रयास करें कि 3 सम्मिश्र संख्याएं हम मान पाए। तो खत्म नहीं हुआ, अभी 16 तक के क्वेश्चन हो गए, अब मैं बढ़ता हूँ आगे।